दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। कल एक बहुत ही बड़ा दिन था पाकिस्तान टीम के लिए। और कल जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है उसने नेपाल जैसी अंडर 19 टीम को हरा दिया। मेरी नज़र में अगर आप मेरे से पूछें, ये सीनियर मेंस टीम में या वैसे भी मेंस टीम के किसी भी लेवल पे, सीनियर तो नहीं कहूँगा, मेंस टीम के किसी भी लेवल पे ये हमारी सबसे बड़ी जीत है आफ्टर जो हमारा बैन लिफ्ट हुआ था जुलाई 2022 में। जब हमारे ऊपर से बैन लिफ्ट हुआ है फीफा का, तो उसके बाद से ये सबसे बड़ी जीत है पाकिस्तान की किसी भी मेंस के लेवल पे, क्योंकि मेंस के सीनियर लेवल पे तो हम जीतते ही नहीं है ना। उधर तो जीत नसीब ही नहीं होती, उधर तो हम जीत रहे होते हैं स्टॉपेज टाइम तक 99 मिनट तक, और हमारे से जीत जो है वो छीन ली जाती है। लेकिन खैर जो भी है, कल खुशी हुई लड़कों को देख के, जिस तरह से लड़के लड़े हैं मैदान के अंदर। शादाब इफ्तिखार की मैनेजमेंट देख के बहुत खुशी हुई। आई थॉट ही वॉज द मैन ऑफ द मैच फॉर मी। उस भाई साहब को येलो कार्ड भी मिल गया। येलो कार्ड किस बेसिस पे दिया मुझे समझ नहीं आई। भाई वो सिर्फ अपील कर रहा है पेनल्टी के लिए, ही इज़ जस्ट अपीलिंग फॉर द पेनल्टी। हर मैनेजर अपील करता है, बेशक पेनल्टी हो ना हो, उस बात पे आप येलो कार्ड दे दोगे। ईगोर स्टिमैच ने सैफ चैम्पियनशिप में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, रईस नबी थ्रो इन लेने लगा था, उसकी बॉल पे उसने थप्पड़ मार दिया था। ठीक है, तो वो होती है भड़वागिरी। शादाब इफ्तिखार तो वो भी नहीं कर रहा। शादाब इफ्तिखार इज़ जस्ट अपीलिंग। ये ऐसा भी नहीं है कि वो यर्गन क्लॉप की तरह फोर्थ ऑफिशियल के मुंह के अंदर चढ़ गया हो। ठीक है, तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या इसके पीछे लॉजिक थी। मेरे हिसाब से कहीं से येलो कार्ड नहीं है, कहीं से भी येलो कार्ड नहीं बनता ये। जहाँ तक बात है अली ज़फ़र की, जिसने गोल किया कल, वो बच्चा जो है हज़ारा कम्युनिटी का है, कोयटा का, बलूचिस्तान में वो रहता है। और जो हज़ारा पायनियर की जो फुटबॉल क्लब है उसके लिए वो खेलता है। लेकिन वही बात है कि उसको भी कितने कम्पिटिटिव फिक्सचर मिलते होंगे, आपको पता है मेरे से बेटर कि उसको कितने कम्पिटिटिव फिक्सचर मिलते होंगे साल के। 5, 10, बहुत लगा लो 11 या 12। ठीक है, तो ये हमारे इस बोसीदा निज़ाम से, इस स्ट्रक्चर से, इस घटिया फुटबॉल सिस्टम से ये लड़का निकल के आया है। इस लड़के को ना पोपो एफसी ने बनाया है, इस लड़के को ना स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने बनाया है, इस लड़के को ना कराची यूनाइटेड ने बनाया है। ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, ठीक है, जो बलूचिस्तान से निकला है। और मोस्टली बलूचिस्तान से गॉड गिफ्टेड टैलेंट निकलता है। आप कलीमुल्लाह देख लो, सादुल्लाह देख लो, ठीक है, सदाम, ये देख लो, जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं सारे, क़य्यूम अली चंगेज़ी आप देख लो, वो भी कोयटा बलूचिस्तान से थे। तो ये जितने भी इस रीजन से प्लेयर्स निकलते हैं, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट की बेसिस पे निकलते हैं। इनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, इनको कोई मैच टाइम, गेम टाइम कुछ नहीं मिलता। इनके पास कोई स्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होती ही नहीं है प्रॉपर किस्म की। कोयटा में तो फिर फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में चले जाएँ, चमन वगैरह चले जाएँ, उधर वो इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है फुटबॉल की। तो बहुत ही मुश्किल से ये लोग मतलब पत्थरों में ये लोग ट्रेनिंग करते हैं। मुझे सादुल्ला ने ख़ुद बताया था कि पत्थरों में मैं ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ। इवन दो आज मैं 28-29 साल का हो गया हूँ, 42 कैप्स है मेरे पास पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज भी वो पत्थरों में ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ के ग्राउंड ही इस तरह के, पिच ही ऐसी है। ये जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, जिसमें से आपको पता ही है कि 4 लड़के जो थे वो पोपो एफसी से कल खेल रहे थे। एक हारून ज़फ़र था जो कि लेफ़्ट विंग पे खेल रहा था, वो जो है प्राइम मिनिस्टर्स का जो यूथ प्रोग्राम था वहाँ से निकल के आया था, ट्रायल्स जो उन्होंने किए थे, वो उनमें से एक है। फिर अली ज़फ़र का मैंने आपको बता दिए। नजीबुल्लाह का मुझे आइडिया नहीं है, बट आई एम श्योर नजीबुल्लाह भी मेरे ख़्याल से बलोच ही है, तो वो भी वहीं से आया होगा। और वो भी बहुत अच्छा खेल रहा था राइट विंग बैक पे, ही प्लेड रियली वेल। अजान का आपको मैं बता चुका हूँ, ही इज़ फ्रॉम कराची यूनाइटेड। और 2 लड़के जो थे वो स्ट्रीट चाइल्ड जो फुटबॉल टीम जो नॉर्वे कप में खेली थी, उसमें एक अदील था लड़का और साहिल गुल जो कीपर था, वो दोनों खेल रहे थे। तो एक मिक्स उन्होंने टीम बनाई हुई थी और काफ़ी अच्छी टीम वो लग रही थी, काफ़ी बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन था। शादाब इफ्तिखार के टैक्टिक्स क्या थे? शादाब इफ्तिखार वांटेड कि यार जब हम डिफेंड कर रहे हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 5-4-1 रहना चाहिए। ठीक है, हमारे विंग बैक्स पीछे आएंगे, हमारे 4 मिडफील्डर्स एक लाइन बनाएंगे और एक हमारा स्ट्राइकर हमेशा अप टॉप चढ़ के आगे रहेगा और वो शेडो प्रेसिंग करेगा, चाहे ज़मीन निकल जाए, चाहे आसमान फट जाए। तुमने हमेशा 5-4-1 का स्ट्रक्चर रखना है। जब बॉल तुम्हारे पास नहीं है, ऑफ द बॉल तुमने ये करना है। ये शादाब इफ्तिखार ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, कोई पीछे से बकवास किस्म का बिल्डअप नहीं हो रहा था। आराम से खेल रहे थे प्लेयर्स, लॉन्ग बॉल खेलने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, बैक 3 से कभी कभी कोशिश की जाती थी कि यार 1-2 शॉर्ट पासेस कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग बॉल उड़ा दी जाती थी और बैक 3 के साथ ही हम बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे। अब बैक 3 में लेफ़्ट साइडेड जो सेंटर बैक था
वो राहील था पोपो एफसी का, फिर सदाम जो कैप्टन था वो भी पोपो एफसी का था, वो सेंटर में खेला था। राइट साइड सेंटर बैक जो था अदील था, स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का नॉर्वे कप वाला लड़का है वो। फिर नजीबुल्ला राइट विंग बैक था, लेफ्ट विंग बैक आपका वो था खुर्शीद आलम। अब खुर्शीद आलम क्या कर रहा था, खुर्शीद आलम मोस्टली आगे चढ़ा हुआ रहता था, मतलब ही यूज़ टू प्ले लाइक ए वेरी अटैकिंग होल बैक। नजीबुल्ला भी सेकंड हाफ में मैं देख रहा था वो आगे जा रहा था, ओवरलैपिंग रन्स निकाल रहे थे हमारे दोनों लोंडे जो हमारे फुल बैक्स थे, और अंडरलैपिंग रन्स भी निकालने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि पीछे ही बैठे हैं, ऐसा नहीं था, बस एल्बो टैक्टिक यूज़ की जा रही थी जो कि आर्टेटा जो है आर्सेनल के लिए यूज़ करता था। आर्टेटा ये करता है कि जब टियरनी खेलता था, अब मुझे याद है अच्छी तरह, तो वो एक एल्बो टैक्टिक यूज़ करता था कि एक जो आपका फुल बैक है वो बहुत आगे जाता है, वो एडवांस रोल में चला जाता है, और एक आपका जो फुल बैक है वो रिजर्व रहता है। उसको एल्बो टैक्टिक बोलते हैं फुटबॉल की जगत में। तो नजीबुल्ला थोड़ा सा रिजर्व होकर रहता था कभी कभी, एंड ये जो था ये बिल्कुल आगे चढ़ के खेलता था। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ फेजेस ऑफ प्ले में खुर्शीद आलम जो था वो लेफ़्ट विंग बैक से डबल पिवट में आ जाता था, वो इन्वर्टेड फुल बैक बन जाता था। इन्वर्टेड फुल बैक में भी वो खेला है। तो उससे होता ये था कि आपके पास जो है ना बीच में न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी बनती थी, डबल पिवट बनता था आज़ान का और इसका खुर्शीद आलम का, ये डबल पिवट बन गया, और अली ज़फ़र को लाइसेंस मिल जाता था कि वो डबल पिवट से निकल के आगे रिलीज़ हो जाए, ठीक है, वो आगे अटैकिंग मिडफील्ड में चला जाता था। एंड ही यूज़ टू प्ले इन दैट होल बिटवीन हारून ज़फ़र जो कि लेफ़्ट विंग पे था, स्ट्राइकर पे अपना अदील यूनस था, और राइट विंग पे शाहजहान था। तो वो उस होल के अंदर खेलता था, फ्रंट थ्री के बिल्कुल पीछे जो अली ज़फ़र है। तो ये था समटाइम्स ऐसी जो ख़ास तौर पे जो सेकंड हाफ़ है उसमें मैंने ये नोट किया कि 3-3-1-3 बनता था, 3-3-1-3 जो कि मार्सेलो बियल्सा यूज़ करता था जब पोजेशन में होती थी लीड्स, 3-3-1-3 यूज़ करता था। और उस 3-3-1 में जो 1 था वो अली ज़फ़र था, और अली ज़फ़र वॉज बिहाइंड द फ्रंट थ्री। जो फ्रंट थ्री के आपके लेफ़्ट विंगर, राइट विंगर और स्ट्राइकर था, उसके पीछे अली ज़फ़र होता था। तो उसके और वो एक डायमंड मिडफील्ड बनती थी, क्योंकि आज़ान जो था वो टिप के बिल्कुल बॉटम पे होता था, टिप के टॉप पे अली ज़फ़र होता था, और जो फ्लैंक्स थे उधर आपको अक्सर नज़र आ जाता था अपना ये खुर्शीद आलम और नजीबुल्ला जो कि स्ट्रेच करते थे प्ले को। दे ट्राई टू स्ट्रेच द प्ले और थोड़ा सा आगे बॉम्बार्ड करना शुरू हो गए थे सेकंड हाफ में। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी दोनों फुल बैक्स को कि तुमने आगे जाना है, बट खुर्शीद आलम पीछे एक स्पेस छोड़ देता था, ठीक है, काफ़ी टाइम मैंने देखा है वो एक स्पेस छोड़ता है, और नेपाल बार बार उस एरिया में डायगनल बॉल लेके आ रही थी, बार बार वो डेंजरस डायगनल बॉल्स आ रही थी और जहाँ पे वो स्पेस छोड़ रहा था। तो खुर्शीद आलम को अपना ट्रैक बैक बेहतर करना होगा, वरना वहाँ से गोल पड़ सकता है। ये एक वीकनेस हो सकती है पाकिस्तान की। जो भी ऑपोजिशन एनालिसिस करेगी ना वो खुर्शीद आलम वाली जगह पे टारगेट करेगी, क्योंकि वो बहुत आगे चला जाता है और वो फिर टाइम पे ट्रैक बैक नहीं करता। नजीबुल्ला टाइम पे ट्रैक बैक करता है, ये फ़र्क है दोनों में, वो टाइम पे ट्रैक बैक कर रहा होता है। तो ये एक चीज़ है। बाकी ये है कि पाकिस्तान ने इस गेम के अंदर 3-4 फॉर्मेशंस यूज़ किए हैं। 3-3-1-3 में भी खेला है जब पोजेशन में आए हैं, 4-2-3-1 में भी खेला है, मतलब 4-3-3 अटैकिंग था, अटैकिंग 4-3-3 था। और पाकिस्तान ने मोस्ट फेजेस ऑफ प्ले में 3-4-3 खेला है। मतलब आप समझ लो 60% जो गेम है वो पाकिस्तान ने 3-4-3 में खेली है इन पोजीशन, और आउट ऑफ पोजीशन मैं बता चुका हूँ 5-4-1 था। तो इस तरह से वो खेलने की वो कोशिश कर रहे थे। डबल पिवट में आज़ान और अली ज़फ़र ये हमेशा रहते थे, लेकिन ट्रैक बैक के टाइम वो जो दो फुल बैक्स थे वो पीछे चले जाते थे, और हारून ज़फ़र पीछे आके ट्रैक बैक करता था, और शाहजहान पीछे आके ट्रैक बैक करता था। शाहजहान ने फ्री किक्स भी बहुत अच्छी ली है, मुझे उसकी फ्री किक्स ने बहुत इंप्रेस किया। अदील यूनस को अपने आप को थोड़ा सा बेटर करने की ज़रूरत है, डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी नहीं है। राइट इन साइड कट करना होता है तो वो लेफ़्ट पे चला जाता है, आउटसाइड कट कर देता है। एक उसने सिटर मिस किया, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से हारून ज़फ़र ने रिलीज़ कर दिया था, उसने सिटर मिस कर दिया। तो ही नीड्स टू गेट बेटर। मे बी शायद अगली गेम्स में फैसल खान को ट्राई किया जाए। फैसल खान भी एक बहुत अच्छा स्ट्राइकर है जो कि स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप का है, उसको भी शायद ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये सारे लड़कों की 5 साल में पहली गेम थी, 5 साल में पहला इंटरनेशनल था इन सारे लड़कों का। तो ऑब्वियसली इनमें से कुछ लड़के नर्वस होंगे, मैं समझता हूँ उस बात को, और काफ़ी लड़कों को गेम टाइम मिलता ही नहीं है, काफ़ी लड़कों को डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे फ़ुटबॉल मिलती ही नहीं है। तो अभी ये जो पोपो के लड़के हैं इनका सारा ख़र्चा जो है पोपो ही उठाती है मोस्टली, ठीक है। इन लड़कों को क्या इनकी वेजेस मिलेंगी? इन लड़कों को जो ऑफ डेज़ पे अभी जो सैफ चैम्पियनशिप चल रही है $75 इनका बनता है, और जब ये मैच खेलते हैं इनका $150 बनता है। क्या इनको टाइम पे ये वेजेस मिलेंगी, मैच फ़ीस जो है? क्योंकि हमारे बहुत से लड़के पासमानदा इलाके से आते हैं, बहुत से लड़के गरीब घरानों से आते हैं, ठीक है। दे नीड मनी एंड दे नीड द मनी ऑन टाइम।
और ये इनका हक है, ये इन लड़कों का हक है। लेकिन पीएफएफ ने 25 से 30 करोड़ रुपया अभी तक अनपेड वेजेस उनका पड़ा हुआ है, जो उन्होंने अभी तक सैफ चैम्पियनशिप का नहीं दिया सीनियर टीम को। तो इनका पता नहीं कब मिलेगा, मुझे नहीं पता, 3 महीने तो उसके गुजर चुके हैं। तो ये सीन है। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान अंडर 19 टीम एंड द मैन ऑफ द मैच वाज द कोच शादाब इफ्तिखार। विमेंस टीम पे भी देखें, विमेंस टीम में मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहता हूँ। विमेंस टीम अपनी पूरी हिस्ट्री में कोई 14 या 15 मैचेस खेली है, इंटरनेशनल मैचेस पूरी हिस्ट्री में। 2010 में विमेंस टीम बनी थी, ठीक है। अब हमारी एक क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारी जो विमेंस टीम की लड़कियां हैं, जो लोकल प्लेयर्स हैं, इस मैच में जो मलेशिया वाला मैच था जिसमें हमने 0-0 ड्रॉ किया है, 86th रैंक टीम के साथ हमने 0-0 ड्रॉ किया। हम खुद 157 पे हमारी विमेंस टीम बैठी हुई है, ठीक है। क्यों बैठी हुई है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपकी जो विमेंस टीम है उनका 2021 में नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप हुई थी। 2 साल से कोई विमेंस चैम्पियनशिप नहीं हो रही है। 2 साल से ये लड़कियां इवन इस्लामाबाद प्रीमियर लीग में भी नहीं खेल सकती, ये कराची प्रीमियर लीग में भी नहीं खेल सकती, ये मुजफ्फराबाद प्रीमियर लीग में भी नहीं खेल सकती, बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, ठीक है। और पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इनको कोई मौका नहीं मिलता खेलने का डोमेस्टिक लेवल पे। ये जो 7 लोकल लड़कियां खेल रही थी इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि आपने नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप जब ख़त्म हुई है, तो क्यों ख़त्म हुई थी वो? क्योंकि आपने पीएफएफ पे हमला किया था। आपके घटिया पॉलिटिशियन अशफाक हुसैन शाह ने पीएफएफ पे हमला किया था और नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप बीच में बंद हो गई थी, सही है। तो आप ये करते हैं अपनी विमेंस टीम के साथ, पहली बात तो ये है, आपका मुल्क ये करता है। दूसरी बात ये है कि ये लड़कियां टोटल साल में 5 मैचेस खेली हैं, जो इनको 34th नेशनल गेम्स में मिला था। 34th नेशनल गेम्स जब हुई थी ना कोयटा में, इनको टोटल 5 या 6 मैचेस मिले थे मर के पूरे साल में, पूरे साल में। वही बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद, कराची और मुजफ्फराबाद प्रीमियर लीग भी नसीब नहीं होता। हमारी सीनियर मेंस टीम को तो चलो वो नसीब हो जाता है, इनको वो भी नसीब नहीं होता, ठीक है। इवन देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर गॉड गिफ्टेड टैलेंट दे गो आउट एंड ड्रॉ अगेंस्ट एन 86th रैंक टीम। 4 डायस्पोरा प्लेयर्स इसमें थी, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन 7 जो लोकल प्लेयर्स थी, मैं उनके हालात बता रहा हूँ आपको कि उनके क्या हालात हैं, उनकी क्या बैकग्राउंड स्टोरी है। सो अगर सोचो आप अपने लड़कों को और अपनी लड़कियों को एक लीग दे दें, प्रोफेशनल सिस्टम दे दें, प्रोफेशनल फुटबॉल लीग दे दें, चाहे वो नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप हो या पाकिस्तान प्रीमियर लीग हो जिसमें कोई डिपार्टमेंट्स ना हो, तो ये लड़के और ये लड़कियां क्या क्या नहीं अचीव कर सकते। मलेशिया को हम कल हरा सकते थे, वी वर बेटर देन मलेशिया, हमने बेहतर खेला था मलेशिया से। अदील रिस्की का भी वही मंत्रा था कि हमने 5-4-1 में खेलना है जब हमारे पास बॉल नहीं होगी, लेकिन अदील रिस्की की अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक थी। शादाब इफ्तिखार की जो अप्रोच थी वो प्रैग्मेटिक नहीं थी, वो डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले था, वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल थी, वो स्विचेस ऑफ प्ले था फ्रॉम वन फ्लैंक टू अनदर फ्लैंक, अ बिट लाइक आप कह सकते हो जैसे रियल मैड्रिड कार्लो एंचेलोटी के अंदर खेलती है, ठीक है, उस तरह का कुछ था। बाकी ये है कि अदील रिस्की वॉज प्रैग्मेटिक। अदील रिस्की की मुझे समझ नहीं आती कि अनमोल हिरा को आप बार बार क्यों खिलाते हैं, जबकि उनकी तरफ से कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंसेज नहीं आती। कल आप जुल्फिया नज़ीर को लेके आए, कैसे टचेस थे उनके? शी इज़ डाइग्रेसिंग, वो भी लड़की कराची यूनाइटेड की है, लेकिन वो डाइग्रेस कर गई है। उसका पेस बहुत ज़्यादा है, पेस अच्छा है, काउंटर अटैक में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लेकिन उसके टचेस बिल्कुल बेकार हैं। तो हम ये मैच जीत सकते थे अगर मैनेजमेंट थोड़ी सी बेहतर होती। यहाँ पे मैं मैनेजर को ही कसूरवार ठहराऊँगा कि ही मेड द रॉन्ग सब्सटीट्यूशंस एट द रॉन्ग टाइम। और 4-2-3-1 में हम खेलने की कोशिश कर रहे थे, अटैकिंग 4-3-3 था वो, उसमें हम खेलने की कोशिश कर रहे थे। कायनात बुखारी वो उस होल में खेलने की कोशिश कर रही थी बिटवीन द फ्रंट 3, जिसमें इसरा राइट विंग पे खेल रही थी, ज़मीना मलिक स्ट्राइकर खेल रही थी, और लेफ़्ट विंग पे आपकी जो अनमोल हिरा हैं वो खेल रही थी, जो कि अदील रिस्की की फ़ेवरेट है, आई डोंट नो वाई। तो ये चीज़ है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि वेमेंस टीम में जो मीडियोकर प्लेयर्स हैं ना, उनको आपको स्लैश करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू हैव टू मेक सम डिफ़िकल्ट डिसीजंस इफ़ यू आर अ मैनेजर। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या शादाब इफ्तिखार को एक सीनियर टीम का जो है मैनेजर बनाया जा सकता है या नहीं। देखो, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा क्योंकि उसके पास यूएफए प्रो लाइसेंस नहीं है, और जिसके पास यूएफए प्रो लाइसेंस नहीं है वो सीनियर टीम का मैनेजर अगर बनता है तो उसको फ़ाइन देना पड़ेगा फीफा को, ठीक है। इनके पास यूएफए का ए लाइसेंस है, ये एक लाइसेंस दूर है यूएफए प्रो से, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 सालों में शायद कर ही लें, लेकिन अभी इनके पास यूएफए प्रो लाइसेंस नहीं है। तो अगर प्रो लाइसेंस नहीं है किसी के पास तो वो सीनियर टीम में आ नहीं सकता। लेकिन बहुत सी सोर्सेज ये कह रही हैं कि 90% चांस है कि शादाब इफ्तिखार कैम्बोडिया के ख़िलाफ़ जब हम उतरेंगे 12 अक्टूबर को तो वो टच लाइन पे होंगे।
तो ये सोर्सेज आ रही हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है ये मैं नहीं बता सकता, ये वक्त आने पे ही आपको पता चलेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा ये ब्रेकडाउन, टेक्टिकल ब्रेकडाउन पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्तला विस्ता।